नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जिस वक्त मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ उस वक्त दुनिया के 30 लाख लोग कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण में हैं, उसकी चपेट में हैं और 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बुधवार शाम 7:30 बजे तक की रिपोर्ट। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो सकते हैं। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है BF7, 80 करोड़ लोग इसके संक्रमण में आ सकते हैं सिर्फ अकेले चीन में। और लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी है एयरफिनिटी, उसकी रिपोर्ट कहती है कि अगले 2 से 3 महीनों में अकेले चीन में 30 लाख लोगों की मौत हो सकती है। अगर आपको अब भी डर नहीं लग रहा तो अपने देश भारत आइए। आज भारत में दोपहर तक वडोदरा की एक NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और शाम तक ये संख्या 3 पहुंच गई। ये गुजरात के 2 लोग और एक उड़ीसा का शख्स BF7 वेरिएंट की चपेट में आ चुका है और इसीलिए केंद्रीय हेल्थ मंत्रालय ने आनन फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि जो भी लोग देश के बाहर से अपने देश में आ रहे हैं उनका रैंडम सैंपलिंग होगा। हमारा सवाल ये है कि सिर्फ रैंडम सैंपलिंग क्यों, सबकी सैंपलिंग क्यों नहीं? अगर मान लिया कि 10 लोग आ रहे हैं, उनमें से आप किसी 2-3 को चुन के सैंपलिंग करा रहे हैं, लेकिन जो 7 हैं उनमें से अगर किसी के पास BF7 वेरिएंट हुआ तो क्या वो देश में संक्रमण नहीं फैलेगा? सोचिएगा जरूर। दूसरी बड़ी बात जो राष्ट्रीय खबर है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल खबर ये है कि आज राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ और बेहद तल्ख लहजों में कहा है कि जो भी NGO विदेश से पैसा लेते हैं और भारत के अंदर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से सामाजिक तनाव पैदा होने की स्थिति आ सकती है, उनमें से कोई भी NGO बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो समय रहते चेत जाएं, क्योंकि कल को हम कुछ करेंगे तो उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ये अमित शाह ने राज्यसभा में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ NGO ऐसे हैं जो पैसा विदेशों से लेते हैं, धर्म परिवर्तन भारत में कराते हैं और डेमोग्राफी बदलने की साजिशें रचते हैं। बोले ऐसे कुछ NGO हमारे संज्ञान में आए हैं और उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं अपने झारखंड पर। झारखंड का सबसे बड़ा इशू क्या है? बेरोजगारी, नौकरी, नियोजन नीति। तो आज विधानसभा में झारखंड सरकार की ओर से एक आंकड़ा आया और आंकड़ा यह है कि पिछले 3 सालों में 357 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। 3 सालों में 357। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतनी सारी नौकरियां लेने के बाद अब बेरोजगार जाएंगे कहां? दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता होगा कि झारखंड कांग्रेस के, मैंने बताया था कि झारखंड कांग्रेस में कई तरह की बयानबाजी हो रही है। मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बारे में उन्हीं की पार्टी के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने 7 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है और इनमें कुछ चर्चित नाम हैं आलोक दुबे, राजेश गुप्ता उर्फ छोटू, सुनील सिंह, अनिल ओझा, राकेश तिवारी, लाल किशोर नाथ शाहदेव और भी कुछ नेता हैं। ये जानकारी देते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि कोई भी नेता अगर पार्टी प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर प्रदेश अध्यक्ष या झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी करता है और उसे लगता है कि उसे कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा तो वह गलतफहमी में है। अविनाश पांडे ने यह भी बताया कि बोर्ड निगम पर फैसला जल्द होगा और उसके लिए नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। अब एक सनसनीखेज खबर झारखंड से। मेरे हाथ में जो आप कागज देख रहे हैं ये एफिडेविट है जो ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में जमा किया है और एफिडेविट में ईडी
की ओर से कहा गया है कि झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन जी जो हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक पिंटू से बातचीत की है और फोन रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह सब कुछ है। ईडी की एफिडेविट कहती है कि 22 जुलाई 2022 को राजीव रंजन और अभिषेक पिंटू के बीच बातचीत हुई, जिसमें राजीव रंजन ये वादा कर रहे हैं अभिषेक पिंटू से कि जो पंकज मिश्रा ईडी की हिरासत में हैं उसको छुड़वाने के लिए मैं वकील की व्यवस्था कर दूंगा। इसके साथ ही झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन कहते हैं कि हम एक वकील को प्लांट करेंगे, मैं तुम्हें एक वकील दूंगा जो कि मेरे भरोसे का आदमी है और वो हिरासत में बंद पंकज मिश्रा से जाकर मिलेगा रिम्स में, और ईडी ने पंकज मिश्रा से क्या क्या सवाल किए हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेगा। अभिषेक पिंटू कहता है कि एक बार में तो सारी बातें आएंगी नहीं, तो वो कहते हैं कि 2-3 बार जाएगा ताकि पंकज मिश्रा की मानसिक स्थिति ठीक रहे, वो हर कुछ बता सके, और ईडी ने जो पूछताछ की है जब हमारे पास आ जाएगा तब हम डिफेंस तैयार करेंगे। ये बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट हैं झारखंड के एडवोकेट जनरल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के बीच। ईडी की एफिडेविट एक कहती है कि 23/7/2022 को और 28/7/2022 को अभिषेक प्रसाद और पंकज मिश्रा के बीच एक और बातचीत हुई, उसकी भी फोन डिटेल्स है। उसमें अभिषेक पिंटू पंकज मिश्रा को कहता है कि तुम अपनी बीमारी का बहाना बनाकर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश मत होना और किसी तरह बहाना बनाकर तुम बाहर चले जाओ, जब 2 समन भेज दिया जाए तब तुम बाद में आना। एक और ट्रांसक्रिप्ट है, फोन कॉल, ये राजीव रंजन और पंकज मिश्रा के बीच बातचीत है, जिसमें राजीव रंजन पंकज मिश्रा को समझा रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने कैसे कह दिया कि 4th पिलर को ठीक कर देंगे, तुम्हारी पहले से लगी पड़ी है, ये सब वगैरह राजीव रंजन बता रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर ये ईडी की एफिडेविट जो झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है, अगर ये सही है, तो क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सरकार को लीगल एडवाइस देने वाला एडवोकेट जनरल इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है? और अगर वो होता है तो कानून क्या कर सकता है इस बारे में? झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में कल सुनवाई है और उम्मीद है कि ईडी ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की है और देखते हैं कल झारखंड हाईकोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री, उनके मीडिया सलाहकार, उनके विधायक प्रतिनिधि फंसे हुए थे, अब एडवोकेट जनरल का भी नाम इसमें आ रहा है। मैं उन दलालों की बात नहीं कर रहा हूं जो लाइजनर, प्रेम प्रकाश वगैरह है, मैं सीधे सत्ता के शीर्ष के लोगों की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और सरकार के एडवोकेट जनरल। और इसीलिए आज बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा के बाहर कहा कि ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की सत्ता पे चोर और डकैत, लुटेरे बैठे हैं और उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग की। अब आते हैं बिहार की ओर। जिस तरह झारखंड में भाषा विवाद चल रहा था, बिहार में भी अब भाषा विवाद शुरू हो गया है। बीपीएससी की परीक्षा में मैथिली को हटा दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर मिथिला में भारी आक्रोश है। मैथिली राजभाषा प्राप्त भाषा है और बिहार के बीपीएससी की परीक्षा में मैथिली को अमान्य क्यों कर दिया गया, इसका जवाब तो बिहार सरकार ही दे सकती है। दूसरी बड़ी खबर, हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि बिहार में जो शराब का कारोबार है उसमें पुलिस और जेडीयू कनेक्शन है। लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जब शराबबंदी नहीं थी तो शराब बिकता था और पैसे सरकार की ट्रेजरी में जमा होता था। अब आरोप ये है कि इलीगल शराब बिकता है, वसूली पुलिस करती है और पैसे जेडीयू की ट्रेजरी में जमा होता है। आज एक और बड़ी घटना हुई। जेडीयू के नेता कामेश्वर सिंह हैं, उनके छपरा और मढ़ौरा स्थित मकान पे छापेमारी हुई और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई और साथ में एक महिला भी। अब वो महिला
किन हालात में कैसे पकड़ी गई ये मत पूछिए, ये अंदर की बात है। नमस्कार।